दुनिया की बिसात नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे 7 बजे की प्रमुख सुर्खियों पर। झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी बोकारो और गुमला में करेंगे चुनावी रैली। रांची में करेंगे रोड शो। हेमंत सोरेन की तमाड़ में जनसभा। महाराष्ट्र चुनाव के लिए अमित शाह भाजपा का संकल्प पत्र करेंगे जारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र करेंगे जारी। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग का बड़ा विरोध प्रदर्शन आज। अंतरिम सरकार ने प्रदर्शनकारियों को दी चेतावनी। जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में बुधवार को होगी मुलाकात। सत्ता हस्तांतरण पर होगी औपचारिक चर्चा। और खेल की खबरों में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंट जॉर्ज पार्क में दूसरा T20 मैच आज। 4 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। झारखंड का चुनावी रण जीतने के लिए सत्ताधारी दल हो या फिर विपक्षी दल पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी ने झारखंड में दिग्गजों की फौज उतार दी है, तो वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक हफ्ते में दूसरी बार झारखंड का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद राजधानी रांची में एक भव्य रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले बोकारो में जनसभा करेंगे। पीएम मोदी बोकारो के चंदनक्यारी में बीजेपी उम्मीदवार और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के लिए प्रचार करेंगे और जनता से उनके पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी गुमला में चुनावी रैली करेंगे। यहां वो गुमला में पूर्व सांसद और बीजेपी प्रत्याशी सुदर्शन भगत के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के बाद प्रधानमंत्री रांची जाएंगे और ओटीसी ग्राउंड से न्यू मार्केट चौक तक रोड शो भी करेंगे। 3 किलोमीटर का ये रोड शो कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। इसमें कई लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। रोड शो में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। झारखंड के 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड के रांची जिला परिषद के तमार ब्लॉक स्थित पेटियाडीह गांव में चुनावी जनसभा कर मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। झारखंड का गांडेय विधानसभा क्षेत्र इस वक्त हॉट सीट बना हुआ है। दरअसल यहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में है, जिनका सीधा मुकाबला भाजपा की मुनिया देवी से है। आइए देखते हैं भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले की इस खास चुनावी रण क्षेत्र से हमारी ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। झारखंड में वैसे तो सभी 81 विधानसभा सीट पर चुनावी रण सभी राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन झामुमो के लिए गांडेय की सीट साख और प्रतिष्ठा से जुड़ा है। पिछले बार उपचुनाव में जीतने वाली सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन एक बार फिर यहां से तीर चला रही हैं, जबकि भाजपा ने मुनिया देवी को कमल खिलाने का जिम्मा सौंपा है। गांडेय से विधानसभा का टिकट कटाने के लिए 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल है। पिछले दिनों राजनीति के मैदान में पदार्पण करते हुए उपचुनाव में विधायक बनने का स्वाद चखने के बाद कल्पना सोरेन एक बार फिर मतदाताओं के बीच है। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे, और क्योंकि 4 से 5 महीने में जब मैंने ये काम करके आपको दिखाया है, तो 5 साल का वक्त लंबा रहेगा और गांडे की तकदीर और तस्वीर बदलने का मेरी तरफ से जीतोड़ प्रयास रहेगा। मुस्लिम और आदिवासी बहुल इस विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की मुनिया देवी भी चुनौती पेश कर रही हैं। गांडेय के चुनावी रण क्षेत्र के इतिहास पर नजर डालें तो यहां से झामुमो ने सबसे ज्यादा 5 बार जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को भी 3 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है।
2 बार जिला परिषद की अध्यक्ष रही मुनिया देवी अब राज्य की सर्वोच्च पंचायत विधानसभा में गांडेय की आवाज बनना चाहती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को सीट निकाल के हम लोग झोले में डालने को काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमें नहीं, मेरे कार्यकर्ता बोल रहे हैं, पूरा एकदम गांडेय विधानसभा का कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि हम लोग जीत हम लोग का सुनिश्चित है और हम लोग किसी के डर नहीं है, किसी से टक्कर नहीं है। गांडेय में जन मुद्दों की भरमार है। लोगों को उम्मीद है कि जनादेश से जन समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन अब तक क्षेत्र की उपेक्षा से लोग खुद को ठगा महसूस भी कर रहे हैं। कॉलेज की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, स्कूल की समस्या है, मास्टर की समस्या है। अभी आईटी कॉलेज नहीं है हमारे गांडेय प्रखंड में, आईटी कॉलेज नहीं है। गांडेय एलापुर मिला के आईटी कॉलेज नहीं है। हम लोग को रसमजोरी पंचायत में हाई स्कूल नहीं है। यहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूरी पे जाना पड़ता है, नदी क्रॉस करके जाना पड़ता है। गांडेय में भीतरी बनाम बाहरी का मुद्दा छाया हुआ है, जो 23 नवंबर को आने वाले चुनावी नतीजों में भी दिख सकता है। गिरिडीह मुख्यालय आने का रास्ता गांडेय से ही निकलता है। ऐसे में झामुमो को यह उम्मीद है कि यही गांडेय उन्हें सत्ता शीर्ष तक पहुंचाने में मददगार बनेगा। वहीं भाजपा यहां अपना पताका लहराकर झामुमो पर मनोवैज्ञानिक जीत हासिल करना चाहेगी। डीडी न्यूज के लिए गांडेय से रमेश प्रभाकर के साथ मैं दिवाकर कुमार। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के संकल्प पत्र में भाजपा 20 प्रमुख बिंदुओं को शामिल कर सकती है। इस मौके पर महाराष्ट्र भाजपा के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के तहत बीजेपी के 152, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 80 और अजित पवार की एनसीपी 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में महायुति अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, जिसमें 10 बड़ी गारंटियों का वादा किया गया है। बीते रविवार को गृह मंत्री ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें राज्य में यूसीसी लागू करने, बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड से बाहर निकालने की घोषणा की गई थी। आज महाराष्ट्र का संकल्प पत्र जारी करने के बाद अमित शाह रावेर, मलकापुर और मोर्शी में जनसभा भी करेंगे। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी आज अपना पूर्ण घोषणा पत्र जारी करेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राकांपा, सपा और यूपीटी नेताओं की मौजूदगी में महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। एमवीए घोषणा पत्र का मसौदा और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, पूर्व सांसद और योजना आयोग के पूर्व सदस्य भालचंद्र मुंगेकर और एनसीपी एसपी की पूर्व सांसद वंदना चव्हाण की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया है। इससे पहले भी महाविकास अघाड़ी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शिवसेना यूपीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार मौजूद रहे थे। इस घोषणा पत्र में महाविकास अघाड़ी ने 5 गारंटी का वादा किया था। महाविकास अघाड़ी ने वोटरों को लुभाने के लिए कई चुनावी वादे किए थे, जिसमें महिलाओं, किसानों और युवाओं पर खास फोकस किया गया था। इसके अलावा शिवसेना उद्धव गुट ने अपना घोषणा पत्र अलग से जारी किया था। महाराष्ट्र के अकोला से लोकसभा सांसद व भाजपा नेता अनूप धोत्रे ने दावा किया कि इस बार भी अकोला में महायुति को 5 सीटों पर जीत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि महाअघाड़ी की सीटें विदर्भ में पिछली बार से भी कम आएंगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अकोला में एयरपोर्ट बनाना महायुति सरकार की प्राथमिकता है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। सांसद अनूप धोत्रे हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकोला में इस बार कितनी सीटें दे रही है अकोला बीजेपी और महायुति को? माननीय नरेंद्र जी मोदी इनका 4थी बार प्रचार के लिए वो अकोला आए हैं। उसमें पिछली विधानसभा में वो आए थे, उन्होंने संपूर्ण भारत में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। तभी हमने 5 की 5 विधानसभा ये भारतीय जनता पार्टी महायुति की लाई थी और इस बार भी हमें विश्वास है कि हमारी 5 सीटें ये महायुति और भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। अभी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चल रहा है, ऐसे में आप सांसद होने के नाते जो भी उम्मीदवार जीत कर आएंगे अकोला के लिए कौन से ऐसे विकास कार्य देख रहे हैं? एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबसे बड़ी जो हमारी प्रायोरिटीज़ है उसमें हमारे यहाँ का अकोला एयरपोर्ट है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे रेलवे स्टेशन के लिए माननीय मोदी जी ने जो अमृत भारत स्कीम है उसके माध्यम से हमारे सिटी का 300 करोड़ का एक
प्रोजेक्ट लाया है, तो उसको जल्दी से जल्दी कैसे इम्प्लीमेंट की जाए, जैसे चालू किया जाए। और संपूर्ण महाराष्ट्र में जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, भारत में सबसे पहली रेलवे ये बॉम्बे ठाणे अंग्रेज़ों के ज़माने में आई थी। और जो ट्रैक्स है, पिछले 50 सालों में जितनी ट्रैक्स हुई उससे ज़्यादा ट्रैक्स ये मोदी सरकार ने लाई है। आने वाले समय में उन्होंने कहा है कि 1,15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के माध्यम से सिर्फ ट्रैक लेइंग का ही काम नहीं होगा, पर जो रेलवे की स्पीड है वंदे भारत जैसी ट्रेनों के माध्यम से और ट्रैक्स की इम्प्रूवमेंट से, उनकी अलाइनमेंट के इम्प्रूवमेंट से, तो वो स्पीड इंक्रीज़ करने का जो एम है, वो एम हमें अगले 5 सालों में अचीव करना है। और 1,15,000 करोड़ का जो एक बड़ा बजट इसके लिए रेलवे मंत्रालय ने भी दिया है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ अकोला के सांसद अनूप धोत्रे जी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ निशांत राय, अकोला, डीडी न्यूज़। और आगे बढ़ते अब बात कर लेते हैं उपचुनावों की। जी हां, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 रैलियां कर पार्टी के पक्ष में जीत का माहौल बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ कटहरी, फूलपुर और मंझुआ विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रैलियां करेंगे। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार के अब केवल 2 दिन ही बाकी रह गए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी आज वायनाड में 4 विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगी। साथ ही उनका आज नुक्कड़ सभा का भी कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी ने पिछले रविवार से ही वायनाड में चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट रायपुर दक्षिण सीट मानी जाती है और इस सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने पूर्व सांसद सुनील सोनी को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने युवा नेता आकाश शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों ही प्रत्याशी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं इस पर आधारित ये खास रिपोर्ट। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के इतिहास की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। दक्षिण विधानसभा सीट बीजेपी का मजबूत किला मानी जाती है। ब्रजमोहन अग्रवाल 1990 से 2023 तक लगातार यहां से 8 विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। साल 2008 में परिसीमन के बाद से हर बार यहां से ब्रजमोहन अग्रवाल को चुनाव में जीत हासिल हुई। वहीं रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी सुनील सोनी का कहना है कि वे राज्य में हो रहे विकास को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली सरकार है, हमको योजनाओं का लाभ देती है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है। तो गरीब आदमी से लेकर सारे लोग आज जो है सब लोग सड़क पर आकर स्वागत कर रहे हैं। वहीं रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव से कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा का कहना है कि वे राज्य में खराब कानून व्यवस्था को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और रायपुर दक्षिण विधानसभा की जनता के साथ होने का दावा भी कर रहे हैं। लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। सफाई की योजना को लेकर, रोड, सड़क, बिजली, कहीं का पानी नहीं आ रहा है आज भी। इन तमाम जो जनता के मुद्दे हैं, जनता से चर्चा करके जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर विकास मॉडल तय करेंगे और सरकार से ध्यान आकर्षण करेंगे। सरकार के रायपुर दक्षिण की जनता के मुद्दे को लाएंगे और उन्हीं के अनुसार विकास करवाएंगे और सारा जो कानून व्यवस्था है, बढ़ती बिजली का बिल है, इन मुद्दों को लेकर ठीक करने का प्रयास करेंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों के नेता जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा ये तो 23 नवंबर को नतीजों के बाद ही पता चलेगा। रायपुर दक्षिण से पूर्व सांसद सुनील सोनी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो ही कांग्रेस ने युवा नेता आकाश शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों प्रत्याशी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा ये तो 23 नवंबर के मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। अपने कैमरा सहयोगी सोमदत्त साहू के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी। इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम।
LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब कोलकाता की, जहां जूनियर डॉक्टर से रेप हत्या मामले में जारी विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। इस वारदात को 3 महीने पूरे होने पर कल रात जूनियर डॉक्टरों की अगुवाई में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। इसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हुई। सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने इस मामले में न्याय की मांग की। इस मामले को लेकर भाजपा लगातार ममता सरकार पर हमलावर बनी हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा तभी थमेगी जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से हटेंगी। जितना टाइम ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर रहेगी, इंसाफ नहीं मिलेगी। और ये सीधा बात है, इस केस को बंगाल से दूसरा प्रदेश में ट्रांसफर करना चाहिए। बंगाल में इस तरीके से जुडिशियरी से लेकर जेल तक जिस तरीके से रेपिस्ट, मर्डरर और करप्टेड पीपल को प्रोटेक्शन यहाँ का सरकार दे रहा है, इसमें कोई न्याय नहीं मिलता। और गुजरात के बाद अब आंध्र प्रदेश में भी सी प्लेन सेवा जल्द शुरू होने जा रही है। जी हाँ, साबरमती के बाद श्रीशैलम में सी प्लेन सेवा की ट्रायल रन को अब शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को इस ट्रायल रन की शुरुआत की है। ये देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात के बाद अब आंध्र प्रदेश में जल्द ही सी प्लेन सेवा शुरू होने जा रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा के प्रकाशम वैराज और नद्याल के श्रीशैलम के बीच सी प्लेन की डेमो फ्लाइट लॉन्च की। सी प्लेन सेवा शुरू होने के बाद भक्त सीधे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जा सकेंगे। यह आयोजन न केवल तकनीकी नवाचार का प्रमाण है, बल्कि राज्य के भीतर कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में एक कदम भी है। लॉन्च के बाद मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सी प्लेन सेवा राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी और रोजगार पैदा करेगी। न्यू एक्सपीरियंस एवरीबडी इज गोइंग टू हैव। इट इज अ बूम फॉर टूरिज्म। फ्यूचर इज ओनली फॉर टूरिज्म। इट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, वेल्थ एंड एक्साइटमेंट एंड आल्सो न्यू एक्सपीरियंसेस फॉर पीपल। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने खुद सी प्लेन में उड़ान भरी। उनके साथ केंद्रीय उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू भी मौजूद रहे। के राम मोहन नायडू ने कहा कि हम इस सेवा को आम आदमी से जोड़ना चाहते हैं। Our challenge here is to how to make this whole sector viable. We want to connect it to the common man. We have to connect it to the regular day-to-day people, the middle class, who have become aspirational today to travel by air. So our whole scheme that we Udan scheme, Uday Desh Ka Aam Nagrik, we have included seaplanes also. We want to give viability gap funding. We are requesting tourism departments. We are requesting state departments to come forward. So whatever we are doing as a demo today becomes operational in the coming months. अपनी सी प्लेन सेवाओं के साथ राज्य सरकार आंध्र प्रदेश को जलीय उड्डयन सेक्टर के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना चाहती है। साथ ही साथ सी प्लेन का मकसद राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देना और यात्रा की सुविधाओं में सुधार करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में देश की 2 अग्रणी कंपनियां एनटीपीसी और एनएचपीसी ने दिल्ली में अपना 50वां स्थापना दिवस यानी स्वर्ण जयंती समारोह मनाया। साल 1975 में स्थापित इन दोनों कंपनियों ने अपनी स्थापना के 50वें स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश किया है। आइए आपको दिखाते हैं इस पर आधारित ये खास रिपोर्ट। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के स्वर्ण जयंती समारोह के शुभ आरंभ अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक कॉफी टेबल बुक स्मथवॉर्म और बच्चों के लिए कॉमिक बुक जल से ज्योति का विमोचन किया।
समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री खट्टर ने कहा कि ऊर्जा भगवान का स्वरूप है और आगे आने वाले दिनों में इसकी मांग और भी बढ़ने वाली है। ऐसे में ऊर्जा उत्पादन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए एनटीपीसी और एनएचपीसी को मिलकर काम करना होगा। सामाजिक जीवन, प्राणी जीवन, उसको सुरक्षित रखने के लिए भी कुछ चैलेंजेस भी हैं और कुछ उस चैलेंज को स्वीकार करके उसमें से रास्ता निकालने का भी है। आगे आगे इस ऊर्जा की डिमांड बढ़ने वाली है और जो डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई हमारे लिए एक चैलेंज होगा। उसके सारे प्रोजेक्शन सब डिपार्टमेंट तय कर लिए हैं। उन प्रोजेक्शंस के हिसाब से हम लोग जो है आगे बढ़ें। सबको मिलकर के काम करना होगा और सब मिलकर के काम करेंगे तो ऊर्जा की प्राप्ति भी होगी। ऊर्जा को पैदा करते हुए जो प्रदूषण होगा उसको समाप्त करने के लिए भी अपने अपने काम में लगेंगे। संतुलन बना रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर दोनों कंपनियों को 2030 तक गैर पारंपरिक स्रोतों से 500 गीगावाट बिजली का उत्पादन करना है और एनएचपीसी इस दिशा में पूरी लगन से काम कर रही है। एक तो 2030 तक जो है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन 500 गीगावाट को क्रॉस करना। दूसरा था कि 2070 तक हमको कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करना है। तो इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी जो है आपको रिन्यूएबल ऐड करना पड़ेगा और जो सोर्स ज्यादा कार्बन रिलीज कर रहा था उसको धीरे धीरे घटा के अपने एनर्जी बास्केट से उसको कम करना पड़ेगा। स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका दोनों कंपनियों एनटीपीसी और एनएचपीसी के कर्मचारियों के परिवारजनों ने लुत्फ उठाया। विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते बात करते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी तमाम खबरों की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां पर तख्ता पलट के 3 महीने बाद शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने आज ढाका में बड़ा विरोध प्रदर्शन रैली का आह्वान किया है। अगस्त में छात्रों के विद्रोह के बाद से अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हमले का सामना करना पड़ा था। पूर्ववर्ती सत्तारूढ़ पार्टी अपने अधिकांश शीर्ष नेतृत्व के जेल में या निर्वासन में रहने के कारण फिर से संगठित होने और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में अवामी लीग ने आज ढाका में बड़े पैमाने पर विरोध मार्च का आह्वान किया है। अंतरिम सरकार ने अवामी लीग को फांसीवादी करार देते हुए बांग्लादेश में रैली की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आगामी 13 नवंबर को व्हाइट हाउस में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस की जानकारी के मुताबिक बाइडेन और ट्रंप ओवल ऑफिस में बुधवार को सुबह 11 बजे मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन नेता की निर्णायक चुनावी जीत के बाद बाइडेन ने सत्ता के व्यवस्थित हस्तांतरण का वादा किया था। गौरतलब है कि ये मुलाकात उस वक्त में हो रही है जब जनवरी में पूर्व राष्ट्रपति की सत्ता में वापसी की घड़ी नजदीक आ रही है। अमेरिका में 4 साल के बाद रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में वापसी कर रही है। अगले साल 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। और आगे बढ़ते हुए बात अब खेलों से जुड़ी खबरों की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही 4 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज सेंट जॉर्ज पार्क में खेला जाएगा। पहला मैच अपने नाम कर चुकी टीम इंडिया की कोशिश इस मैच को जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त लेने की होगी, तो वहीं मेजबान अफ्रीका सीरीज को बराबरी पर लाना चाहेगी। पहले मैच में भारत के लिए संजू सैमसन ने शतकीय पारी खेली थी, तो वहीं भारतीय गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था। मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11 में फिलहाल बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है। भारत के पंकज अडवाणी ने IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है। पंकज ने कतर में आयोजित प्रतियोगिता के फाइनल में इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को हराया। पंकज ने सेमीफाइनल में सौरव कोठारी को भी हराया था। सौरव कोठारी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने में कामयाबी हासिल की।
और वहीं खबरों की दुनिया से लगातार जुड़े रहने के लिए अब आप डीडी न्यूज की तमाम खबरें और अपडेट्स हमारे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जिन्हें आप फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके जरिए आप लगातार खबरों में अपडेट बने रहेंगे। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।